हेलो स्टूडेंट्स, मानव रोग वाला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था और मानव रोग में अपन ने जो कंप्लीट किया, अलग अलग प्रकार से रोगों में जो अपन ने बताए। अब उसमें देखो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि आपको क्वेश्चन की लाइव टेस्ट के जो आपके टेस्ट चल रहे हैं ऑनलाइन, उनके माध्यम से आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरह से। वो सारा अपन ने देखा। अब मानव के सारे तंत्र और मानव रोग अपन ने सारे डिस्कस कर लिए, यानी शरीर से संबंधित सारा अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कोशिका, पादप और जंतु दोनों की पढ़ी और कोशिका का विभाजन, ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब जो पोर्शन अपने पास में बचता है वो बच जाता है पादपों से रिलेटेड और एक जो सूक्ष्म जीव का, जिसमें खासतौर से लाभकारी अलाभकारी जो पॉइंट डाला गया है पादपों से संबंधित। अब पादपों में अपने एक तो दे रखा है पादप की आकार की, यानी जड़, तना, पत्ती की सामान्य संरचना की जानकारी जो दे रखी है। एक दे रखा है पादपों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, एक श्वसन यानी कोशिका में ऊर्जा उत्पादन, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र, और एक दे रखा है उत्सर्जन संबंधित जो छोटा साथ में पॉइंट रह जाता है। और एक जो अपन ने जनन में पढ़ा था, जिसमें अपन ने जंतुओं में अलैंगिक जनन और मनुष्य में या जंतु में अपन ने बात कर ली थी लैंगिक जनन की। ऐसी पादपों में पुष्प संरचना और पादपों में लैंगिक जनन, ये अपने डिस्कस करेंगे। तो अभी जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पादपों की बाह्य आकार की, क्योंकि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इन संरचना को डिस्कस करके फिर अपन उसमें जनन ले लेंगे, पोषण ले लेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ये सारा। तो पहले जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं पादप मूल बाह्य आकार की, पादप मूल आकार की मॉर्फोलॉजी जो बोला जाता है, रूट स्ट्रक्चर जो ले रहे हैं पादप मूल। अब ध्यान देना, इसमें सबसे पहले जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, पादप का भ्रूण होता है बीज के अंदर। बीज जो है अपन पढ़ेंगे आगे, बीजांड से विकसित होता है और बीज के अंदर दो चीज होती हैं, एक तो होता है भ्रूण और एक होता है भ्रूणपोष। तो पादप का जो बीज है, इस बीज में दो चीज शामिल हैं, एक तो है भ्रूण और एक भ्रूणपोष। भ्रूण और भ्रूणपोष, पादप का भ्रूण, और इस जब बीज का अंकुरण होगा तो इसके पोषण के लिए जो पाया जाता है वो पाया जाता है भ्रूणपोष। इस बीज का जब अंकुरण होता है, बीज का जब अंकुरण होता है तो भ्रूणीय अक्ष से एक तो डेवलप होता है मूलांकुर और एक डेवलप होता है प्रांकुर। एक तो क्या लिखा मैंने, मूलांकुर, और एक लिखा मैंने प्रांकुर। ये तो बनता है अंडरग्राउंड पार्ट और ये बनता है अपर ग्राउंड पार्ट। तो मूलांकुर से तो बनता है मूल तंत्र, यानी मूल का विकास, रूट, और प्रांकुर से बनता है प्रैरोह, प्रैरोह का विकास, सूट। तो रूट एंड सूट दो पार्ट बनते हैं बीज के अंकुरण से। बीज में जो भ्रूणीय अक्ष है उसे मूलांकुर अंडरग्राउंड पार्ट, प्रांकुर अपर ग्राउंड पार्ट। मूलांकुर है मूल का विकास, रूट का, और प्रांकुर है प्रैरोह का विकास। प्रैरोह यानी जिसको बोला जाता है सूट। अब इस प्रैरोह में तना, स्टेम, तना पे फिर शाखाएं, पत्तियां, और लास्ट रूपांतरण है पुष्प। एक क्वेश्चन आता है, पुष्प होता है रूपांतरित प्रैरोह। प्रैरोह सूट का जो मॉडिफिकेशन है लास्ट, वो है पुष्प। तो भ्रूणीय अक्ष से मूलांकुर और प्रांकुर का विकास हुआ और इससे बनता है मूल और इससे बनता है प्रैरोह सूट। ये दोनों पार्ट बनते हैं। अब जड़ और तना, ये जो दो चीज अपन बता रहे हैं भ्रूणीय अक्ष से, एक तो मूलांकुर से मूल, इससे प्रैरोह है। प्रैरोह में कौन कौन आ गया अभी, एक तो स्टेम, एक पत्तियां, देखो तना और उसकी शाखाएं तो उस पे आएगी, फिर पत्तियां और लास्ट पुष्प। ये जो मैंने लिखा है ये सब का सब किसका पार्ट है, प्रैरोह का पार्ट है। एक तो तना, फिर उस पे पत्तियां और फिर पुष्प, ये सारे किसके पार्ट हैं, प्रैरोह के।
और मूलांकुर से डेवलप होता है मूल। ये तो मैंने बताया कि बीज का अंकुरण होने पर जो स्थिति आती है। अब यहां से देखो मूल और तना, रूट और स्टेम, उसके बाद में अपन इनकी बात करेंगे। रूट और स्टेम के लिए एक बार अपन थोड़ा सा कॉमन रूप में देखें तो दोनों में प्राइमरी लेवल पर जो डिफरेंस आ जाते हैं, रूट यानी मूल और तना स्टेम, जड़ और तना, जड़ और तना, बताओ ये तो किससे डेवलप हुआ भाई? मूलांकुर से विकसित। मूलांकुर से विकसित पादप का ये है भूमिगत भाग। बताओ ये किससे डेवलप हुआ अभी? प्रांकुर से विकसित, प्रांकुर से विकसित पादप का भूमि के ऊपर का भाग, अथवा भूमि के ऊपर का भाग, ये होता है। अब देखो जो मूल है ना, एक शब्द मैं बता रहा हूं, मैं लिख देता हूं साथ में तो समझते चले जाएंगे अपन। जड़ को बोला जाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। ये शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं। और तने के लिए जो यूज किया जाता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक जलानुवर्ती और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। बताओ गुरुत्वाकर्षण के अनुसार गुरुत्वानुवर्ती शब्द, जल के अनुसार जलानुवर्ती, प्रकाश के अनुसार प्रकाशानुवर्ती। धनात्मक है उसी की दिशा में और ऋणात्मक है उसके विपरीत। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में तो धनात्मक आ गया, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत तो ऋणात्मक। अब बताओ जड़ें तो जा रही हैं, गुरुत्वाकर्षण जो कि पृथ्वी के अंदर की तरफ अपन बोलते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि करती हैं जड़ें, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। लेकिन तना भूमि से ऊपर की तरफ आ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। जड़ें बोली जाती हैं धनात्मक जलानुवर्ती, जल भूमि की गहराई में, तो जल की दिशा में वृद्धि कर रहे हैं जड़ें, ये जल के विपरीत वही ऋणात्मक जलानुवर्ती बोल दिया, जल से ऊपर की तरफ आ रहा है। ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, प्रकाश से दूर भूमि के अंदर वृद्धि, तो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, ये प्रकाश की दिशा में वृद्धि कर रहा है, तो धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती। कौन? तना। ये स्थिति बताते हैं। उसके बाद में देखो अपन एक नाम सुनते हैं पर्व और पर्व संधि। ध्यान रखना जड़ों पे पर्व और पर्व संधि नहीं पाई जाती, पर्व और पर्व संधि नहीं पाई जाती हैं। किस पर? जड़ों पर। जबकि इस पे पर्व और पर्व संधि पाई जाती है, पर्व और पर्व संधि पाई जाती है। जैसे तने में अपन देखते हैं पर्व तो हो गए लंबाई, जो बीच के लंबे पर हो गए उनकी संधि, जैसे अपन गन्ने में देख लें खासतौर से ये स्थिति देखते हैं, या बाजरा वगैरह के तने में देखते हैं अपन, तो ये नोड और इंटर नोड, पर्व और पर्व संधि ये जो बोले जाते हैं, तो पर्व पर्व संधि तने में पाई जाती है, जड़ों में नहीं पाई जाती। अपवाद डहेलिया व सतावर,
डहेलिया व शतावर। डहेलिया और शतावर की पादप जो है उसकी जड़ों में पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती हैं और ये रूपांतरित होती हैं कायिक जनन के लिए। कौन? पर्व और पर्वसंधियों पर जो पाई जाती हैं उस पर डहेलिया शतावर में जड़ पर वो जनन के लिए रूपांतरित रचना है, इसलिए ये पाई जाती है। तने में सभी में मौजूद हैं। तो जड़ों में पर्व पर्वसंधि नहीं पाई जाती, तने में पर्व और पर्वसंधि पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना अपने। तो जड़ और तना का एक बार अपन ने जो थोड़ा सा डिफरेंस लिया है भी कि जड़ें विकसित हो रही है मूलांकुर से, तना विकसित हो रहा है प्रांकुर से। ये पादप का भूमिगत भाग है, पादप के भूमि के ऊपर का भाग है। ये शब्द जो अपन ने यूज किए, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में धनात्मक, गुरुत्वाकर्षण से विपरीत ऋणात्मक। प्रकाश जल की दिशा में धनात्मक, जल से विपरीत ऋणात्मक। प्रकाश की दिशा में धनात्मक, प्रकाश के विपरीत ऋणात्मक। पर्व पर्वसंधि जड़ों पे पाई नहीं जाती और तने पर पाई जाती है। ये जो स्थिति अपन ने देखी, अब यहां पर अपन पहले डिस्कस करेंगे किसको भाई? रूट को। इसमें मैं पहले बता रहा हूं एक रूट की प्रारूपिक संरचना। एक रूट की जो प्रारूपिक स्ट्रक्चर है, किसी भी रूट को अगर अपन देखें उसमें जो मेनली जो पार्ट होते हैं उस पर ध्यान देना। किसी भी रूट के पार्टों में एक रूट को पार्ट को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। सबसे नीचे वाला क्षेत्र बता रहा हूं मैं, नीचे वाला, ये बोला जाता है विभज्योतक क्षेत्र। विभज्योतक क्षेत्र विभज्योतक क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेम रीजन, ये लिखा देता हूं। विभज्योतक क्षेत्र एक बोला जाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। इलोंगिनेशन रीजन। दीर्घीकरण क्षेत्र। और एक बोला जाता है परिपक्व क्षेत्र, मैच्योरेशन रीजन। परिपक्व क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र। तो विभज्योतक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र है। इसमें से देखो जैसे जैसे रूट बढ़ती जा रही है, विभज्योतक क्षेत्र सबसे आगे का शीर्ष क्षेत्र है। विभज्योतक क्षेत्र वो है जिसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है। लगातार विभाजन से नई कोशिका बनना, कोशिका बनना। और तो नई कोशिकाओं का निर्माण वो भी विभज्योतक क्षेत्र है। दीर्घीकरण क्षेत्र इसमें होता है भाई कोशिकाओं में, इस क्षेत्र में जो कोशिकाएं हैं तो कोशिकाओं में दीर्घीकरण से लंबाई में वृद्धि, इसीलिए बोल रहे हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। तो जड़ों की जो लंबाई में वृद्धि है वो है दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। इसमें केंद्रीय रिक्तिका बड़े आकार की होती है। और परिपक्वन क्षेत्र है, ये है भाई स्थायी क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जिसमें कोशिका विभाजन और दीर्घीकरण बंद हो जाता है। और मूलरोम क्षेत्र है, ये मूलरोम क्षेत्र इसी को बोला जाता है। यानी पादप में जो मूलरोम बनते हैं ना, पादप में जो रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स जो डेवलप होते हैं पादप में, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पादपों में जो रूट हेयर हैं, मूलरोम हैं, वो जड़ों में जो मूलरोम पाए जाते हैं वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र में।
दीर्घीकरण क्षेत्र से मूल रोम का विकास होता है, रूट हेयर का विकास होता है। और ये जो रूट हेयर होते हैं वो केशिका की तरह काम करते हैं। रूट हेयर के द्वारा मृदा जल का अवशोषण होता है। पादपों को उपलब्ध जल, मिट्टी के अंदर पादपों को उपलब्ध जल कहलाता है केशिका जल, मृदा जल जो रहता है, क्योंकि रूट हेयर कैपिलरी की तरह काम करते हैं। पृष्ठतनाव पे आधारित केशिकात्व, उसके आधार पे रूट हेयर द्वारा मृदा जल या केशिका जल का रूट हेयर में चढ़ना होता है, केशिकात्व क्रिया है। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट, दीर्घीकरण मूल रोम कौन से क्षेत्र से विकसित होते हैं? वो डेवलप होते हैं परिपक्व क्षेत्र से। मूल रोम परिपक्व क्षेत्र से विकसित होते हैं। मूल रोम केशिका की तरह कार्य करते हैं। मूल रोम में मृदा जल का जो चढ़ना है वो कौन सी क्रिया है? केशिकात्व, जो पृष्ठतनाव पे आधारित है, कैपिलरिज्म पे आधारित है। विभजोचक क्षेत्र की कोशिकाओं में लगातार विभाजन से नई कोशिका बनती है। इन्हीं कोशिकाओं में लंबाई में वृद्धि से बनता है दीर्घीकरण क्षेत्र। और ये जो विभजोतक क्षेत्र है, मूल का जो आगे का जो शीर्ष है उस पर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, टोपीनुमा रचना, इसको जो कवर किए रहती है, इस टोपीनुमा रचना को नाम दिया जाता है रूट कैप, मूल गोप। इसको क्या नाम देते हैं भाई? मूल गोप, रूट कैप। रूट कैप। और रूट कैप का काम क्या है? जड़ें जो लंबाई में वृद्धि करती, मिट्टी में वृद्धि करती हैं, मिट्टी के कणों के घर्षण से इसकी सुरक्षा करना। और इसमें लुब्रिकेंट, स्नेहक का स्राव होता है जो बनता है गोल्जी काय के द्वारा। अपन ने जो पढ़ा था कोशिकांग में, गोल्जी काय में विभिन्न प्रकार का स्राव बनता है। तो रूट कैप में जो स्नेहक बनता है, लुब्रिकेंट बनता है, वो गोल्जी काय का स्राव है, जिसके द्वारा वो मिट्टी के कणों के घर्षण से ये सुरक्षा प्रदान करता है और जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। जलीय जो पादप हैं, जलीय पादपों में मूल गोप और मूल रोम का अभाव रहता है। जलीय पादपों की जो जड़ें हैं उनमें, क्योंकि जल का अवशोषण सीधे ही सतह से हो जाता है और साथ में मूल गोप, वहां पर कोई घर्षण वाला काम नहीं रहता, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो मूल रोम और मूल गोप अगर पूछा जाए कौन से पादपों की जड़ों में नहीं पाए जाते, जलीय पादपों की जड़ों में मूल रोम और मूल गोप संरचना नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये एक मूल के अपन ने प्रारंभिक स्ट्रक्चर देखी। 3 क्षेत्र अपन ने इसमें बताए, विभजोतक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। मूल रोम परिपक्वन क्षेत्र से विकसित है। मूल रोम से मृदा जल का अवशोषण केशिकात्व क्रिया है। दीर्घीकरण की क्षेत्र कोशिकाओं में दीर्घीकरण से जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है और विभजोतक क्षेत्र की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है। इसके शीर्ष पर मूल गोप स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें गोल्जी काय द्वारा बनने वाला स्नेहक घर्षण से, मिट्टी के घर्षण से जड़ों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये अपन एक मूल की प्रारंभिक संरचना जो देखी। अब मूल तंत्र जो है वो 2 प्रकार से बताया जाता है। मूल तंत्र जो है वो बताया जाता है 2 प्रकार से। एक तो बोलते हैं मुसला मूल तंत्र, और एक बोलते हैं अपस्थानिक मूल तंत्र। ठीक है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट मुसला मूल तंत्र जो बोलते हैं, और ये एडवेंटिशियस। मुसला मूल तंत्र मूलांकुर से विकसित मुख्य या प्राथमिक मूल, फिर इससे द्वितीयक मूल और फिर इससे तृतीयक मूल। ये तो मिलकर बनता है मुसला तंत्र।
मुख्य मूल जो है, मूलांकुर से जो मुख्य मूल विकसित होगी, जिसको प्राइमरी मूल भी बोला जाता है, मुख्य मूल, और फिर इससे जो निकलती है, इससे निकलने वाली वो हो गई द्वितीयक मूल। ये तो हो गई प्राइमरी रूट PR, और ये हो गई सेकेंडरी रूट, इंडिकेट कर देता हूं मैं। और फिर इनसे जो निकलेंगी, इनसे निकलने वाली जो हो गई वो हो गई तृतीयक मूल, टर्सरी रूट। तो प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल, और ये सारा मिलकर बन गया मूसला मूल तंत्र या जकड़ा मूल तंत्र जिसको बोला जाता है। और इसका ये पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में उपस्थित। डाइकोट रूट, ये अपन बताएंगे आगे। बीजपत्र, बीज में जो होते हैं जिसमें भ्रूणपोष संचित रहता है, और अगर दो बीजपत्र से बना हुआ है बीज तो द्विबीजपत्री, एक बीजपत्र से बना हुआ है तो एक बीजपत्री। जैसे अपन जनरल एग्जांपल लें, अभी दाल जितनी भी आती है वो द्विबीजपत्री में आती है, बाजरा वगैरह गेहूं अनाज जो आता है वो एक बीजपत्री में आता है। तो द्विबीजपत्री पादपों में कौन सा पाया जाता है? मूसला मूल तंत्र, अपस्थानिक मूल तंत्र जो बता रहे हैं। दूसरा अपस्थानिक मूल तंत्र है, मूलांकुर के अतिरिक्त, भाई मेन मूलांकुर से जो डेवलप हुआ वो तो हुई मूसला मूल तंत्र बना, मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से विकसित मूल तंत्र, और कोई प्राथमिक कोई मुख्य मूल नहीं, इसमें कोई भी मुख्य मूल नहीं होती। और इसको एक नाम और दिया जाता है रेशेदार मूल तंत्र, रेशेदार मूल तंत्र है। तो इसमें कोई प्राथमिक मूल नहीं है, ये स्थिति है। आप इसको कोई भी प्राथमिक मूल नहीं कह सकते, फिर उससे कोई सेकेंडरी टर्सरी मूल नहीं है, ये सारा का सारा तो रेशों के रूप में निकलना, ये है रेशेदार मूल तंत्र जो बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पादपों में। तो एक बीजपत्री पादपों में जो पाई जाती हैं उपस्थित, वो है अपस्थानिक मूल तंत्र जो बोलते हैं। तो एक तो बताया मूसला मूल तंत्र और एक बताया अपस्थानिक मूल तंत्र है। मूसला मूल तंत्र में बताया अपन ने मूलांकुर से मुख्य मूल का विकास, यहाँ कोई मुख्य मूल नहीं है, सीधी जड़ें निकलती हैं, वो रेशों के रूप में निकली, वो रेशेदार इसलिए नाम दे दिया जाता है। और यहाँ प्राथमिक मूल, फिर उसे द्वितीयक तृतीयक मूल, इस तरह से पूरा मूसला मूल तंत्र बनता है। ये द्विबीजपत्री में और ये एक बीजपत्री में। ये अपने मूल तंत्र के जो दोनों प्रकार बताए, बताओ कौन कौन सा बताया? एक तो मूसला मूल तंत्र और एक बताया अपन ने अपस्थानिक मूल तंत्र है। एक मूल की प्रारंभिक स्ट्रक्चर देखिए अपन ने, वो तो चाहे मूल मूसला मुख्य है, मूसला मूल तंत्र है या अपस्थानिक है, हर मूल की संरचना उसी प्रकार से है। इस संरचना में इनकी स्थिति कैसी है उस आधार पे दो नाम दिए अपन ने। अब मूलों के रूपांतरण, मूल के जो रूपांतरण है, मुख्य भाई मूल का मुख्य काम क्या हो गया? पौधे को जमीन के अंदर, पौधे को जमीन के अंदर रोककर या धंसकर पौधे को आलंबन प्रदान करना, उसको अपनी जगह पर स्थिर रखना, इसके अलावा मिट्टी से जल और उसके साथ में खनिज लवणों का अवशोषण, ये मूल का मुख्य काम होता है। क्या काम बताए बताओ मूल का अपन ने? एक तो पौधे को मिट्टी के अंदर स्थायित्व प्रदान करना, और दूसरा जो मिट्टी से जल और उसके साथ खनिज लवणों का अवशोषण, ये जड़ों का मेन काम है। ये तो ये स्थिति आ जाती है। अब इसके अलावा मूल का जो रूपांतरण होता है, जो मूल के जो रूपांतरण है ना, वो अलग अलग प्रकार से हो जाते हैं। तो वहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ, मूल की संरचना और मूल तंत्र के प्रकार तो अपन ने देख लिए। अब अपन बता रहे हैं रूपांतरण, और उसमें पहले मैं बता रहा हूं मूसला मूल के रूपांतरण।
मुस्ला मूल के रूपांतरण, और इसमें पहले बता रहा हूं मैं खाद्य संग्रह के रूपांतरण। यानी मुस्ला मूल में खाद्य संग्रहण के कारण जो रूपांतरण होता है, तो खाद्य संग्रह के रूपांतरण, वो मुस्ला मूल में भी पहला रूपांतरण किस प्रकार का बता रहा हूं, खाद्य संग्रह के रूपांतरण, खाद्य संचय के कारण जो रूपांतरण होता है। इसमें देखो एक तो नाम मैं लिख रहा हूं तर्कोरूपी, एक लिख रहा हूं मैं संकोरूपी, ये संग्रहण की वजह से आकार बन जाता है, और एक लिख रहा हूं मैं घट रूपी या कुंभ रूपी। एक तो बताया मैंने तर्कुरूपी, एक शंकुरूपी और एक कुंभ रूपी या घट रूपी जो बताया। तर्कुरूपी फ्यूजीफॉर्म जो बोला जाता है, कोनिकल फॉर्म फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल फॉर्म, और ये नेपी फॉर्म जो बोला जाता है कुंभ रूपी। तर्कुरूपी, तर्कुरूपी में एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं मूली, इसमें एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं गाजर, और इसमें बता रहा हूं मैं सलजम और चुकंदर। सलजम और चुकंदर। तो मूली का खाने वाला जो पार्ट होता है वो जड़ है, गाजर का भी खाने वाला पार्ट क्या है, जड़ है, पत्तियां भी खाते हैं अपन इनकी, जो खाद्य संचय मैंने इसमें आ गया। सलजम और चुकंदर ये जड़ हैं जो फूली रूप में होती हैं। अब तर्कुरूपी का मतलब क्या होता है, दोनों किनारों से पतली व बीच में मोटी, दोनों किनारों से पतली व बीच में मोटी, वो तो है तर्कुरूपी। तो तर्कुरूपी में स्थिति ये आ गई भाई, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तर्कुरूपी में जो स्थिति आ गई, मूली ये थोड़ा सा जो आ गया, दोनों तरफ से तो पतली और बीच में मोटी। गाजर ऊपर से नीचे की ओर लगातार पतली होना, वो है शंकुरूपी, ऊपर से नीचे की ओर लगातार पतली होना। अब इसमें अपन गाजर को अगर देखें तो गाजर की स्थिति क्या है, ये है इसमें गाजर की स्थिति ये है, थोड़ा से वक्र ज्यादा हो गया है, इस तरह से दिखा देता हूं। शंकु जो अपन देखते हैं, ये गाजर की जो स्थिति होती है, और ये थोड़ा सा शीर्ष उभरा हुआ, इस तरह से ये गाजर की स्थिति। तुम बताओ गाजर का आकार कैसा हो गया, शंकु आकार। और तीसरा अपन ने बताया है, तीसरा नाम लिखा है घट रूपी, घड़े जैसा आकार, घड़े जैसा आकार। और इस की स्थिति हो गई, जैसे अपन सलजम को देखते हैं या चुकंदर को देखते हैं, ये स्थिति चुकंदर। तो अब तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम सारा जड़ है, रूपांतरित जड़ है खाद्य संचय के लिए, खाद्य संचय के लिए रूपांतरित जड़ है। तो अपने अभी रूपांतरण बता रहा हूं मैं मुस्ला मूल के, मुस्ला मूल के रूपांतरण में पहला बताया मैंने खाद्य संचय के लिए, एक तो तर्कुरूपी बताया है, एक बताया मैंने शंकुरूपी, और एक बताया घट रूपी या कुंभ रूपी, जो तीन स्थिति जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिए। ये तो खाद्य संचय की स्थिति जो अपन ने बताई। अब बात करेंगे अपन खाद्य संचय के बाद में इसका जो रूपांतरण है अगला, मुस्ला मूल में दूसरा रूपांतरण बता रहा हूं मैं श्वसन मूल। क्या नाम लिखा है मैंने, श्वसन मूल, जिनको एक नाम दिया जाता है न्यूमेटोफोर। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है भी, ये विशेष ध्यान रख लेना, न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल।
ये श्वसन मूल क्या है, जैसा नाम से आ रहा है, यानी ऐसी मूसला मूल, ऐसा मूसला मूल तंत्र जो श्वसन के लिए रूपांतरित हुआ। दलदली जो क्षेत्र होते हैं, लवणीय मृदा वाले जो दलदली क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र उनको बोलते हैं। दलदली क्षेत्र किसको बोलते हैं? जलाक्रांत मृदा, जलाक्रांत मृदा जिसको बोलते हैं दलदली क्षेत्र। यानी ऐसी मृदा जिसमें जल है तो काफी उपलब्ध मात्रा में है, लेकिन फिर भी उसे पादप के लिए वो उपयोगी नहीं हो पा रहा। कैसे? जलाक्रांत मृदा में स्थिति क्या है? ऑक्सीजन की कमी, वायु की कमी लिख देते हैं अपन सीधा ही, वायु की कमी। क्योंकि मृदा के कणों में पूरी तरह जल भर गया। जैसे अपन एक मिट्टी के ढेले को अपन जैसे पानी में डालते हैं ना, उसमें वायु के बुलबुले निकलते हैं, थोड़ी देर बाद में वायु उसमें से जो भी मौजूद थी मिट्टी के कणों के बीच में, वो सारी की सारी बाहर निकल कर आ गई। तो जलाक्रांत मृदा है तो वायु की कमी है, और ऐसी स्थिति में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ें, इनको नाम दिया जाता है। यानी ये ऐसी जड़ें हैं, देखो सब जड़ों को अपन ने बताया था धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना, लेकिन मैंने यहां बता रहा हूं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ें। ये शब्द मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि इसमें जो जड़ें होती हैं, इन पौधों में ये जो जड़ें हैं, मैंग्रोव वनस्पति में ये जो जड़ें होती हैं ना, ये गुरुत्वाकर्षण से विपरीत भूमि सतह की ओर वृद्धि करती हैं। भूमि सतह से बाहर की ओर वृद्धि करती हैं, और इन जड़ों पर भूमि सतह से बाहर की तरफ रंध्र पाए जाते हैं, श्वसन रंध्र। ये जो श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो ये जो श्वसन मूल डेवलप हुई, क्योंकि ये डेवलप किस कार्य के लिए है? श्वसन के लिए डेवलप हुए हैं, इसलिए क्या नाम दिया जाता है? श्वसन मूल, न्यूमेटोफोर, इनको श्वसन मूल नाम दिया जाता है। तो ये मिट्टी से बाहर की तरफ निकलती हैं, इन पे श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, यहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये श्वसन मूल जो पाई जाती है जलाक्रांत मृदा में, एग्जाम्पल लेते हैं इनका मैंग्रोव वनस्पति। अपने जो पश्चिमी बंगाल साइड में जो सुंदरवन डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा के अंदर दलदली क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति, इसमें भी एक नाम ले देता हूं मैं, राइजोपस। राइजोपस जो मैं नाम ले रहा हूं, इसमें मैंग्रोव वनस्पति में जो बताया मैंने श्वसन मूल, और ये श्वसन मूल इस तरह से डेवलप होती हैं। तो इनका काम क्या है भाई? जलाक्रांत मृदा है तो वायु की कमी है, तो जो जड़ों की कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए डेवलप होती हैं, वो पाई जाती हैं श्वसन मूल। तो श्वसन मूल जो पाई जा रही है न्यूमेटोफोर मैंग्रोव वनस्पति में, वो भी किस में मौजूद है? कौन सी है भाई? मूसला मूल तंत्र में ही है, जो श्वसन के लिए रूपांतरित हो तो श्वसन मूल नाम दे दिया। अब मूसला मूल में तीसरा रूपांतरण बताऊं मैं, मूल ग्रंथिकाएं, नोड्यूल्स। नोड्यूल्स जो बता रहा हूं, मूल ग्रंथिकाएं। और मूल ग्रंथिकाएं लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की ग्रंथिल जड़ें। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की ग्रंथिल जड़ें, उनमें मौजूद है मूल ग्रंथिकाएं। यानी इनमें जो मूसला मूल तंत्र रहता है ना, इसमें ये जो मूसला मूल तंत्र है, इसमें इन पर मूल ग्रंथिकाएं गांठें पाई जाती हैं। और ये जो गांठें पाई जाती हैं मूल ग्रंथिकाएं, नोडुल्स, इन नोडुल्स में पाए जाते हैं सहजीवी जीवाणु। लेग्यूमिनेसी की कुल की पादपों में ग्रंथिल जड़ें, राइजोबियम सहजीवी
जीवाणुओं का आवास का निवास। ये राइजोबियम सहजीवी जीवाणु इन मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये जो मैंने बताया, इन जड़ों में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। सहजीवी जीवाणु जो पाए जाते हैं वो क्या कर रहे हैं भी, इन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम सहजीवी जीवाणुओं का निवास है और ये जो राइजोबियम जीवाणु हैं सहजीवी रूप में क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो ये मूल ग्रंथिकाएं जो हैं वो भी रूपांतरित जड़ें हैं, यानी मूल का मेन काम हो गया पौधे को भूमि में मृदा में स्थिर रखना और साथ में जल और खनिज लवण का अवशोषण। अब उसके अलावा उनमें और जो संरचनाएं बन जाती हैं वो सब रूपांतरण में है। तो मुसला मूल में अपन ने रूपांतरण बताया, एक तो खाद्य संचय का, एक बताया अपन ने श्वसन मूल और एक बताया मूल ग्रंथिकाएं, जो अलग अलग अपन ने नाम बताया। इसमें एक तो ये कि पाया कौन सी जड़ों में, चना मटर जो भी है, दाल जितने हैं लेगुमिनेसी कुल दालें, और इनमें पाए जाते हैं मूल ग्रंथिकाएं। उन मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु सहजीवी रूप में जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिकों में बदलते हैं, जिसे नाइट्रीकरण क्रिया कहते हैं। तो ये सहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो इससे मृदा उर्वर बनती है। तो ये तो बताया अपन ने मुसला मूल के रूपांतरण। अब अपन बात करेंगे अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण, जैसे मुसला मूल के रूपांतरण पढ़े ऐसे अपन पढ़ेंगे अब अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। और इसमें भी पहला बता रहा हूं मैं, खाद्य संग्रह रूपांतरण। पहला कौन सा बता रहा हूं भाई, अपस्थानिक जड़ें खाद्य संचय के लिए रूपांतरित होना। इसमें पहला नाम बता रहा हूं कंदिल मूल। कंदिल मूल। दूसरा बता रहा हूं कंदगुच्छ मूल। कंदिल मूल दूसरा, कंदगुच्छ मूल। बताओ कंदिल मूल का मतलब, भोजन संचय के कारण अनियमित आकार की मूल, वो कंद बोलते हैं अपन। देखो ये कंद में जो नाम आता है वो अपन आलू भी आता है। आलू जो है वो भी कंद है, जो तने का भूमिगत रूपांतरण है। और ग्रंथिल मूल जड़ों में रूपांतरण में बात करें कंदिल मूल में, तो भोजन संचय की वजह से अपस्थानिक मूल है और इसके एग्जाम्पल में आ जाता है शकरकंद। शकरकंद तो जानते हैं अपन। तो शकरकंद जो है वो कंदिल मूल है, अपस्थानिक मूल में कंदिल मूल, भोजन संचय की वजह से रूपांतरित मूल। कंदगुच्छ मूल, जैसे ऐसी कंदिल जो मूल होती है उनका गुच्छ, कंदिल मूल का गुच्छ, उसको नाम दे दिया गया कंदगुच्छ मूल। पर्व संधियों से विकसित होती है, पर्व संधियों से विकसित। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं डहेलिया और सतावर। डहेलिया और सतावर ये दोनों आते हैं कंदगुच्छ मूल के अंदर। पर्व संधियों से विकसित डहेलिया और सतावर कंदगुच्छ मूल। तो इसमें क्या होता है, जो जड़ें विकसित होती है ना पर्व संधियों से जो जड़ें विकसित होती है वो कंद का गुच्छ रहता है,
कंद के गुच्छ के रूप में रहती हैं। तो भाई अकेला कंद तो एक हो गया, जैसे अपन ने शकरकंद नाम लिया, और कंद के काफी सारे गुच्छ हो गए तो वो क्या हो गया, कंद गुच्छ मूल हो गया। नंबर 3, इसी में जो अपन ने बताया कंद 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 गुच्छ, एक बता रहा हूं मैं, ग्रंथिल मूल। ग्रंथिल मूल, देखो वहां बताई थी अपन ने मूल ग्रंथिकाएं, ग्रंथिकाएं, यहाँ पर ग्रंथिल मूल। इसमें क्या होता है, जड़ों के शीर्ष, जड़ों के शीर्ष पर ग्रंथियों का निर्माण, जड़ों के शीर्ष पर ग्रंथियों का निर्माण। और इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आंबा हल्दी, जड़ों के शीर्ष पर ग्रंथियों का निर्माण, तो आंबा हल्दी इसके अंदर आ जाता है। ग्रंथिल मूल बोलते हैं हल्दी वाला जो आ गया। तो हल्दी ध्यान रखना, हल्दी अदरक दोनों प्रकंद हैं, आंबा हल्दी ये जो है उसको बोला जाता है ग्रंथिल मूल। और एक नाम मैं बता रहा हूं, मालाकार मूल। एकांतर रूप से संकोचन व फुलाव की वजह से मणियों की मालाकार मूल। एग्जाम्पल इसमें आता है करेला रतालू, इसके एग्जाम्पल में आते हैं मालाकार मूल। अब इसमें स्थिति क्या है, जो जड़ें होती हैं, देखो अपस्थानिक जड़ों की स्थिति होती है ना, अब इसमें ये स्थिति हो जाती है, एकांतर रूप से क्या स्थिति बन गई भाई, संकुचन और फुलाव। तो मणिये जो होते हैं ना, माला में मणिये जो होते हैं वो स्थिति बन गई। तो इस तरह की जो मूल बन जाती है वो कौन सी हो जाती है अभी, मालाकार मूल हो जाती है। तो अपस्थानिक मूल में जो अपन ने मूल के रूपांतरण देखे खाद्य संचय की वजह से, मूसला मूल में नाम लेते तर्कोरूपी, शंकुरूपी, और तीसरा बताया था कुंभरूपी। और यहां पर अपन ने नाम लिया, देखो एक तो बताया कंद, एक बताया कंद गुच्छ, एक बताया ग्रंथिल, और एक नाम लिया अपन ने मालाकार, ये जो नाम बताए थे। उसके बाद में ये तो हो गए खाद्य संचय के लिए रूपांतरित। एक यांत्रिक कार्य के लिए रूपांतरण, अपस्थानिक मूलों का यांत्रिक कार्य के लिए रूपांतरण। अपस्थानिक मूलों का यांत्रिक कार्य के लिए रूपांतरण। अब यांत्रिक कार्य सीधा सीधा हो गया सहारा प्रदान करना, सहारा, अवलंबन, सहारा प्रदान करना। इसमें पहला जो बता रहा हूं, दो देखते हैं अपन, देखो एक तो अपन बरगद में देखते हैं, जनरल एग्जांपल देखते हैं बरगद में, क्योंकि पेड़ भारी होता है तो उसकी शाखाओं को सहारा प्रदान करने के लिए ऊर्ध्व रूप से, यानी सीधी की सीधी जड़ें आती हैं और भूमि के अंदर वृद्धि कर जाती हैं, भूमि के अंदर जाकर वो स्थिर हो जाती हैं और उन भारी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। एक अपन देखते हैं खेत के अंदर जो अपने बाजरा, मक्का, गन्ना, इनके तने जो लंबे बढ़ते हैं, अब वो टूटे नहीं हवा के साथ, तो उनमें आधारी भाग में पर्वों से तिर्यक रूप में, तिरछे रूप में जड़ें निकलती हैं, मिट्टी के अंदर प्रवेश करती हैं। ये दो जो मैंने बताया आपको। अब इसमें से देखो एक तो नाम देते हैं अविस्तंभ, प्रॉप रूट, अविस्तंभ मूल, और एक बोलते हैं प्रवाल मूल, अविस्तंभ या स्कंद मूल भी नाम देते हैं इसको। एक बोला जाता है प्रवाल मूल, स्टिल्ट रूट नाम देते हैं इसमें, प्रॉप और स्टिल्ट रूट नाम देते हैं। अब ये तो बताते हैं भाई बरगद में,
और ये बताते हैं मक्का, गन्ना, बाजरा में, वो प्रवाल रूट जो बताते हैं। तो अविस्तंभ जो मूल है, स्कंद जो रूट है, बरगद में भारी शाखाओं को सहारा प्रदान करना, ऊर्ध्व रूप से विकसित। ऊर्ध्व रूप से विकसित। और ये जो प्रवाल मूल हैं, आधार के पास वाले पर्वों से तिरछे रूप में निकलकर मिट्टी में धंस जाती है। मिट्टी में धंसना। तो एक तो बताया मैंने अविस्तंभ प्रॉप रूट, और एक बताया मैंने अविस्तंभ अविस्तंभ, और एक बताया अपन ने जो दूसरे बताइए स्टिल्ट रूट जो बोलते हैं, जटामूल, प्रवाल मूल जो बोली जाती है, जटामूल, इनको अविस्तंभ या स्कंद मूल, इनको जटामूल, प्रवाल मूल, स्टिल रूट बोलते हैं। एक बार डायग्राम से थोड़ा सा इनको देखते हैं। देखो, बरगद का जो पेड़ होता है ना, काफी भारी होता है। अब बरगद के पेड़ में ये जो भारी शाखाएं होती हैं, उनको सहारा देने के लिए इस तरह से जड़ें निकलती हैं। अरे बचपन में खेले होगे ना गांव में, अपन चढ़ चढ़ के इनसे भाग खेलते थे, कई कई डंग को भाग के चढ़ते थे, इनके लटक कर ऊपर तक जाते थे। ये जो होती है बरगद में एक तो, और एक गन्ने का जैसे पौधा है। अब गन्ने में जो आधार वाले परों से निकलकर ये तिरछे रूप में मिट्टी के अंदर धंसती हैं। तो ये भी अपन ने खेत में देखा होगा, गन्ने में, बाजरा में, इनमें भी देखते हैं अपन, ये तिरछे रूप में निकलकर इस तरह से वृद्धि करते। तो ये हो गया भारी तने को सहारा प्रदान करना, दोनों तरह से नाम आया ये। उसके बाद में देखो, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जो अपन ने बताया, एक इसमें इसी के अंतर यांत्रिक सहारा करने में एक नाम आता है आरोही मूल। और ये बताते हैं भाई पान में अगर अपन देखते हैं आरोही मूल, आरोही शब्द से जैसे आ रहा है, क्लेमिंग रूट बोलेंगे तो आरोहण में मदद करना, आरोहण में मदद करना, और स्तंभ के पर्वों से विकसित, पर्वों से विकसित। तो वो आरोही मूल बोली जाती है। ये जो आरोहण में मदद कर रही है, तो सीधा नाम क्या दे दिया भाई, आरोही मूल नाम दे दिया। तो ये जो अपन ने बताया कि जो जड़ों के रूपांतरण है, जिसमें पहला पढ़ा अपन ने मूसला मूल का रूपांतरण, और उसके बाद में अपस्थानिक मूलों का रूपांतरण, जिसमें एक तो वही तो खाद्य संचय के लिए, अपस्थानिक में दूसरा पढ़ा अपन ने यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए। अब अपस्थानिक में अपन एक डिस्कस करेंगे विशिष्ट कार्य रूपांतरण। विशिष्ट कार्य रूपांतरण, विशिष्ट कार्य रूपांतरण जैसा नाम से आ रहा है कि जड़ों द्वारा किया जाने वाला विशेष कार्य, उस आधार पर ये नाम देते हैं। इसमें से पहला तो मैं बता रहा हूं पलवनकारी मूल, यानी ऐसी मूल जो पलवन में मदद करती हैं तो जलीय पाकों में। दूसरा मैं बता रहा हूं स्वांगीकारी मूल, स्वांगीकारी मूल,
ये भी विशिष्ट कार्य रूपांतरण जो बताया, पहला बताया पलवनकारी, दूसरा बताया अपन ने स्वांगीकारी, तीसरा बता रहा हूं मैं चूसक मूल, पोस्टेरिया चूसक मूल। पलवनकारी, स्वांगीकारी, चूसक मूल। पहले एक बता रहा हूं आर्द्रताग्राही मूल। हाइग्रोस्केपिक रूट जो बताई जा रही है, तो पहला नाम क्या लिखवाया मैंने, पहला तो बताया मैंने पलवनकारी मूल, फ्लोटिंग रूट जो बोलते हैं, फ्लोटिंग रूट्स, पलवनकारी मूल। जलीय पादपों की जड़ों में वायुत्तकों में एरेनकाइमा, वायुत्तकों में वायु प्रकोष्ठ में वायु का भरना, वायु का भरना, पलवन में सहायक, पलवन का मतलब तैरना, पलवन में सहायक, तो वो तो आ जाती है पलवनकारी मूल। जैसे अपन इसमें एग्जांपल ले सकते हैं भाई जलकुंभी, जोशिया पिस्टिया जो नाम आते हैं, जलकुंभी जैसे नाम लिया अपन ने। जलीय पादपों की जड़ों में वायुत्तक में वायु प्रकोष्ठों में वायु भरी होती है, और वायु भरी होगी तो क्या काम हो गया, पलवन, पौधे को हल्का बनाना, पलवन में सहायता करना। स्वांगीकारी मूल, पादप की जड़ों की कोशिकाओं में, पादप की जड़ों की कोशिकाओं में हरित लवक की उपस्थिति, यानी ऐसी जड़ें जो प्रकाश संश्लेषण करेंगी, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और इसके एग्जाम्पल में बता रहा हूं मैं सिंगाड़ा, ट्रापा। सिंगाड़ा की जड़ों में हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक पाया जा रहा है तो प्रकाश संश्लेषण करती है, इसलिए बोलते हैं स्वांगीकारी मूल अपना पोषण करना। तो स्वांगीकारी मूल अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो बताओगे सिंगाड़ा, ट्रापा जो बोलते हैं। चूसक मूल, परपोषी पादप से पोषण ग्रहण करने में सहायक, पोषण ग्रहण करने के लिए जो पाई जाती है वो चूसक मूल बोलते हैं। तो बताओ अमरबेल किस में आएगी, अमरबेल जो पादप है उसमें जो मूल है वो कौन सी मूल है, चूसक मूल है, पोस्टेरिया मूल है, यानी ये परपोषी पादप की जड़ों से पोषण को ग्रहण करती हैं, वो चूसक मूल है, क्योंकि अमरबेल के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। तो दोस्त परपोषी पादप पर ये डिपेंड है, और जिस पर ये पनपती है उसको सुखा देती है। आर्द्रताग्राही मूल, ये वो हैं जिनमें वायुमंडल की नमी को अवशोषित करने की क्षमता इनमें होती है। वायुमंडल की नमी को अवशोषित करने की क्षमता जिसमें पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, आर्द्रताग्राही मूल, वेलामेन उत्तक की उपस्थिति। ये ध्यान रखना, ये उत्तक पूछा जाता है। वेलामेन उत्तक किससे संबंधित है, आर्द्रता ग्रहण करना, आर्द्रता ग्रहण करने से संबंधित है वेलामेन उत्तक। उसमें ये पाई जाती है जो कि आर्द्रता को ग्रहण कर सके। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, वांडा पादप आर्द्रताग्राही पादपों में ही पाई जाती है। एक होते हैं संकुचनशील मूल, संकुचनशील मूल, प्याज और केली में
प्याज और केले में बता रहा हूँ। संकोचनशील मूल होती है, ये संकोचन की क्षमता इनमें पाई जाती है, और संकोचन की क्षमता से संकोचनशील मूल जो पाई जाती है, संकोचन की क्षमता से भूमि सतह व सतह से नीचे जड़ों की स्थिति का निर्धारण तो ध्यान रखना, प्याज में जो भूमिगत भाग है वो रूपांतरित तना है, जिसको अपन बोलते हैं सलकंद, सल्क के रूप में। कंद तो हो गया वही संचय, सल्क के रूप में संचय जो होता है कंद का, वो सलकंद बोलते हैं। प्याज और लहसुन जो दोनों दे बोलते हैं, वो दोनों सलकंद हैं, जो कि भूमिगत तने का रूपांतरण है। तो ये अपन ने अपस्थानिक मूल के विशेष रूपांतरण देखे, जिसमें अपन ने पलवनकारी मूल, स्वांगीकारी मूल, चूषक मूल, आर्द्रताग्राही मूल, ये सारा अपन ने बताया। एक संकोचनशील मूल, इसमें एक नाम और बता देता हूं, प्रपत्रलिका। एक मिनट जाओ, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पत्रज अधिपर्णी मूल, नाम सुना है? ब्रायोफिलम, जिसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। ब्रायोफिलम पादप में इसमें पत्तियों के किनारों पर पाई जाने वाली मूल, कलिकीय मूल, कलिका मूल जो होती है, और कायिक जनन में सहायक, कायिक जनन में सक्षम। तो पत्थर चट्टा बोलते हैं ब्रायोफिलम। इसकी जो पत्तियां होती हैं, उनके किनारों पर कलिकाओं के रूप में जड़ें पाई जाती हैं, और इनकी पत्तियों से कायिक जनन होता है, नए पादप का निर्माण होता है। तो अपन ने पादप का पहला पार्ट जो है मूल की संरचना, मूल तंत्र के प्रकार और मूल के रूपांतरण पढ़े। ध्यान रखना, क्वेश्चन में मेनली पूछे जाते हैं मूल के रूपांतरण से, वो अपने को विशेष ध्यान देना है। अगला जो पार्ट है तना, वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।